ओके। तो देखो, एमपी के जो भी सिलेबस है, एमपी कोड का मतलब पाइथन का, उसमें सबसे इजी है यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में तो अगर तुम्हें ऑप्शन दे कि आपको कौन सा यूनिट करना है या फिर कहीं मतलब मिल सके अगर यूनिट 1, तो यूनिट 1 ही चूज करना। ओके, तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग से सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर पहले हम लोग मैथमेटिकल पार्ट भी समझना है, उसके बाद तो उसके ऊपर जो फॉर्मुलेस है वो भी समझना है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, x होता है रियल पार्ट आर ई, और y होता है इमेजिनरी पार्ट। तो पाइथन में इसके दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि हम लोग डायरेक्ट z1 इज इक्वल टू, z1 मेरा वेरिएबल हो गया, और z1 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट जो भी हमें नंबर देना, जैसे 3 + 4j। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया फर्स्ट मेथड विच इज डायरेक्ट। इसमें हमें कुछ खास नहीं करना है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन, ये जो 3 + 4j है, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के साथ काम करता है। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू दे दी 2 और y की वैल्यू दे दी 3, और मैं अब देखूं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जे, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एरर आ रहा है। तो ये तो पहली लिमिटेशन है कि ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए तभी ये काम करेगा। दूसरा, यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग लिख लेते हैं कि 3 + 3 + आयोटा 4, ऐसे लिखते हैं हम लोग। आयोटा को ज्यादातर पहले रखते हैं, बट इसमें हमें जे को हमेशा बाद। और पहली बात, इसमें आयोटा की जगह जे यूज होता है क्योंकि आई का हम लोग ऑलरेडी फॉर आई इन रेंज और लूप वगैरह में यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पर जे यूज करते हैं। दूसरी बात, जे हमेशा राइट साइड में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक मेथड, फर्स्ट मेथड एक डिफाइन करने का कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के साथ काम करता है। यूज हम इसका भी करेंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो ये वो देखते हैं। देखो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, अगर मेरे पास दो वेरिएबल है, हम लोग वैसे दो वेरिएबल को एक साथ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स कॉमा वाई लगा के। अगर मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए तो दो वैल्यू भी देनी होगी। मान लो मैंने एक्स दे दिया 3 और वाई दे दिया 4। ओके, तो ये हो गया रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट वाई। अब मैं क्या करूंगी, z2 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नाम का एक फंक्शन आता है। ओके, उसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल कॉमा इमेजिनरी। तो पहला मेरे को क्या देना है, एक रियल पार्ट विच इज हमारा x एंड इमेजिनरी पार्ट विच इज y। अगर मैं अब दोनों को प्रिंट करवाऊँ कि प्रिंट z1 कॉमा z2, और इन्हें सेपरेट कर दूं सेपरेटर से, सेपरेटर भी एक फंक्शन है इसमें। डेल ये स्लैश टी का मतलब है एक टैब का डिस्टेंस। टैब मतलब जो चार स्पेसेस होते हैं, ये चार स्पेसेस का गैप देगा दोनों के बीच में, सेपरेट करेगा उनको। ठीक है, एक ऑप्शन होता है डेल स्लैश एन, स्लैश एन करेगा पूरी एक न्यू लाइन में से प्रिंट करेगा। तो मैं एक बार दोनों दिखाऊंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा ध्यान देना। तो पहले से प्रिंट करके देखते हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट मेथड है। ये है सेकेंड मेथड जो कि ज्यादा अच्छा है। इसमें हम क्योंकि दोनों चीजें कर सकते हैं, इसमें मैं अगर मैं यहाँ पर x कॉमा वाई की जगह 4 कॉमा 5 कॉन्स्टेंट भी दे सकती हूँ, तब भी ये प्रिंट, तब भी ये बनाएगा 4 + 5j। और अगर वेरिएबल दूंगी तब भी ये बनाएगा। पर उसमें फर्स्ट वाले मेथड में क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पे काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और सेपरेशन भी देख लो, सेपरेशन इसमें भी एक टैब का है। अगर मान लो मुझे दो टैब का है, मुझे और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो उनमें अच्छा खासा गैप चाहिए, तो मैं 2 × 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन × 2, तब ये दो बार टैब आएंगे, यानी 8 स्पेसेस का गैप। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर हम कर सकते हैं स्लैश एन, मैंने बताया था एंड लाइन, न्यू एंड लाइन या फिर न्यू लाइन कहते हैं, एंड फॉर न्यू लाइन। न्यू लाइन से क्या होगा, ये पूरी की पूरी न्यू लाइन में से आएगा। देखो, एक ये आया और दूसरा एक नई लाइन में आया। ओके, इसे भी हम कर सकते हैं × 3 कर दो, चलो 3 लाइन का गैप, तो 3 लाइन के गैप में देखो। ठीक है, तब ये तो ये सब कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, बट ये वैसे इंपॉर्टेंट है पाइथन यूज करने में। ओके, तो इसलिए मैंने बताया। अब हमने सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स सीख लिया। नेक्स्ट है एक्सेसिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, अब एक्सेसिंग में क्या करना है, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को इसलिए हम एक्सेस क्यों करना है, पहले ये देखो। हमें कुछ ऑपरेशंस करने होंगे सिर्फ रियल पार्ट पे और कुछ करने होंगे इमेजिनरी पार्ट पे। जैसे एक एग्जांपल, कि जब हम लोग प्लॉट करते हैं, जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं, तो इस साइड हम लोग लेते हैं एक्स और इस साइड हम लेते हैं वाई। यहाँ पर हम लोग लेते हैं रियल पार्ट और यहाँ लेते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। तो इसके लिए हमें जेड का रियल पार्ट इधर चाहिए और इसका रियल इमेजिनरी पार्ट यहाँ चाहिए। इसलिए हमें दोनों को एक्सेस करना है। एक्सेस मतलब एक जेड हमें डिफाइन होगा, उसमें से रियल पार्ट अलग छांटना है और इमेजिनरी पार्ट अलग छांटना है। ठीक है,
तो जैसे मैंने लिख दिया एक्स कॉमा वाई, एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें फंक्शन नहीं कहते, उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फंक्शंस में तो हमें ब्रैकेट्स देते हैं और कुछ इनपुट वगैरह दे सकते हैं, बट हम लोग इसमें क्या करते हैं, इन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं। वो है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा Z1 था, या फिर Z2 ले लो, Z2 डॉट रियल, ये हो गया रियल पार्ट के लिए। ठीक है, सिंपल इतना लिख के छोड़ देना, रियल, ना ब्रैकेट लगाना ना कुछ, सिंपल रियल। ओके, और y इज इक्वल टू Z2 डॉट इमेजनरी। ओके, अब मैं अगर प्रिंट करवाऊं, प्रिंट x कॉमा वाई, ठीक है, तो देखो x कॉमा वाई को अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो ये 3 हो गया रियल पार्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट है Z2 की, और 4 हो गया इमेजनरी पार्ट। ओके, तो ये तो हो गया एक्सेसिंग, यहाँ मैं लिख दूं एक्सेसिंग, एक्सेसिंग real and imaginary parts. Okay, imaginary parts. Now third, अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी है कैलकुलेटिंग द मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट तो बहुत आसान है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है कि अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है 3 + 4 आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सिंपल इमेजनरी पार्ट को बस नेगेटिव कर दो, 3 - 4 आयोटा। ओके, या फिर 4 + 4 - 5 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + 5 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट तो सेम रहेगा, इसमें देखो रियल पार्ट तो इसमें सेम रहा, बट जो बट क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट को बस एक माइनस लग गया है, मतलब उसका साइन चेंज हो गया है। तो इसमें दो तरीके हैं, यहाँ पे पहले लिख दें कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें एक तो होता है बिल्ट इन फंक्शन है, उसको कॉन्जुगेट नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ जेड कॉन्ज। ठीक है, तो मैंने Z2 एक हमारा है ना कॉम्प्लेक्स, उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, Z2 डॉट कॉन्जुगेट। देखो फंक्शन आ भी गया ऑप्शन। इसमें हमें ब्रैकेट्स में कुछ नहीं देना, एम्प्टी ब्रैकेट्स छोड़ने। इसे अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये कॉन्जुगेट प्रिंट करेगा। ओके, इसे अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी तो ये क्या कर रहा है, 3 + 4 देगा, उसका ये 3 - 4 पर ये क्या है, ये है बिल्ट इन। अब हो सकता है कि मैम बिल्ट इन के लिए मना करें और बोले कि आप लोग खुद करो, तो ये तो पहले बिल्ट इन हो गया। खुद करना है तो कुछ नहीं करना, बस एक्स और वाई, हमने यहाँ पर एक्स और वाई ऑलरेडी एक्सेस कर रखे थे। ठीक है, इसका ही हमें कॉम्प्लेक्स बना देना है, जैसे जेड कॉन्ज अंडरस्कोर ले लो, क्योंकि हमें दूसरा वेरिएबल डिफाइन करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एक एक्स पार्ट तो सेम ही रहेगा, जो Z2 में था वही रहेगा, पर जो वाई पार्ट है उसके आगे एक वाई और लग जाएगा, मतलब माइनस साइन और लग जाएगा। तो ये वही हो गया कि एक नया कॉम्प्लेक्स डिफाइन हुआ है, बस उसके आगे एक माइनस साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको भी प्रिंट करूँ, जेड कॉन्च अंडरस्कोर, ओके, और इसको सेपरेट कर दे रही हूँ, तो दोनों सेम ही आउटपुट देना चाहिए, पर इसमें अंतर क्या है, ये है बिल्ट इन फंक्शन है, ये है सेल्फ डिफाइंड। ओके, तो ये तो हो गया, ये हो गया यूजर डिफाइंड, मतलब सेल्फ डिफाइंड। ओके, तो ये हो गया कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट तो बहुत आसान था। नेक्स्ट है मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस के भी दो तरीके हैं, कि पहला एक बिल्ट इन फंक्शन है मॉड्यूलस का, जिसे हम आर्ग्यूमेंट हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ओके, जैसे मुझे निकालना हो मॉड मॉड निकालना Z2 का, एक बार मैं वापस डिफाइन कर देती हूँ, Z2 इक्वल टू 3 + 4j। ओके, इसका मॉड्यूलस वैसे आएगा कितना, मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है कि मॉड्यूलस का फॉर्मूला अंडरस्कोर R इक्वल टू अंडरस्कोर एक्स स्क्वायर रियल पार्ट प्लस वाई स्क्वायर इमेजनरी पार्ट, इनका स्क्वायर करके सम करके उसका अंडर रूट। ओके, तो यही चीज यहाँ पर हमें करनी है, तो वो हमारा यूजर डिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो डायरेक्ट है, जो बिल्ट इन फंक्शन है वो क्या है, बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो पाइथन प्रोवाइड करता है वो क्या है, वो है एब्सोल्यूट नाम का फंक्शन है, उसको हम करते हैं चलो यहाँ पे मॉड एब्सोल्यूट एप्स नाम का, ABS एब्सोल्यूट। उसके अंदर क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना है सिर्फ और सिर्फ एक्स को डालना है, Z2, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं अगर इसे प्रिंट कराऊँ तो हमें इसका आंसर पता है, 5 आना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 16 25, उसका अंडर रूट 5, ये आना चाहिए। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ मॉड 5 आ रही है वैल्यू, तो ये तो हो गया बिल्ट इन फंक्शन, यहाँ पर लिख दो, ये हो गया बिल्ट इन फंक्शन। ओके, बट अगर मुझे खुद से करना हो तब मैं क्या करूँगी, तो चलो एक बार हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले डेफ यूज करते हैं। डेफ क्या होता है, डेफ इज, हम लोग डिफाइन लिखते हैं ना, डिफाइन अ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, तो उसका ही शॉर्ट फॉर्म डेफ। ठीक है, अब फंक्शन का नाम
फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया मॉड। ओके। और फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए कि मतलब अगर मैंने फंक्शन बनाया और मैंने किसी को दे दिया कि लो मेरा फंक्शन यूज करो, तो वो इसमें क्या वैल्यू डालेगा कि उसे आउटपुट मिले। वो इसमें डालेगा z, ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर डालेगा, तभी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम बताएंगे। अब हमें हमारा क्या काम है, हम क्या करेंगे, पहले तो इसका x और y मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस करें। तो x z डॉट रियल हमारा रियल पार्ट, और z डॉट इमेजनरी हमारे लिए z का इमेजनरी पार्ट। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अब इसमें एक तो यूज होता है SQRT, मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो SQRT एक फंक्शन है जो कि मैथ मॉड्यूल के अंदर मिलता है, डायरेक्ट उसे ले लो। देखो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। अब मैथ क्या है, मैथ एक मॉड्यूल है फंक्शन जो पाइथन प्रोवाइड करता है, उसके अंदर हमें मैथ्स के बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। SQRT, पाई, साइन, ठीक है, साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल, बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर, ठीक है, ये सब मिलता है। तो हमें तो यहाँ पे इतने की जरूरत नहीं है, बट हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी हमें यहाँ पर कॉमा लगा के उसे लिखना पड़ेगा। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम वहाँ पर वो मतलब एरर दिखाएगा। ओके। या फिर हम डायरेक्ट पूरी मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। इससे सारे फंक्शंस एक साथ इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन है कि इंपोर्ट मैथ एज एम। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बार बार जब भी हम लोग कोई फंक्शन इसका यूज करेंगे ना, तो हमें एम डॉट पाई उसका नाम लिखना पड़ेगा। एम, क्योंकि हमने इसका निकनेम क्या, एक तरह से हमने इसका निकनेम लिख दिया मैथ एज एम। तो अब हमने इसका निकनेम एम रख दिया, तो हमें हर बार बताना पड़ेगा कि एम डॉट पाई, एम के अंदर जो पाई हम इसे यूज कर रहे हैं। तो मैं तो सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि हम डायरेक्ट ऐसे एक एक करके इसको लिख दें। तो अगर मैंने यहाँ पे SQRT यूज किया है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट SQRT लिख सकती हूँ कि मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, या फिर रिटर्न करते हैं, डायरेक्ट रिटर्न करते हैं, रिटर्न। ओके। SQRT के अंदर हमें क्या चाहिए, एक तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ये होता है ना स्क्वायर के लिए, ये स्क्वायर नहीं मतलब पावर लगाने के लिए हमें डबल ये चाहिए होते हैं, डबल स्टार्स। ओके। प्लस वाई का स्क्वायर। हो गया, बस ये आंसर आ गया इसका। अब हमें क्या करना है, इसे कॉल करना है। ये तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन बनाई है, फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। इसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम लोग खुद से बनाते हैं, यूजर बनाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन को कॉल करने के लिए, अब ये सिंस रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू, तो हम उसे या तो स्टोर कर ले या फिर डायरेक्ट प्रिंट करा ले, दोनों ऑप्शन है। तो मैं स्टोर कर लेता हूँ, मॉड मॉड अंडरस्कोर, इसमें मैंने मॉड Z2 इसको स्टोर कर लिया, ठीक है। इसे क्या करा है हमने, कॉल किया है, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में करना मतलब जो भी हमने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करो, और कॉल करते टाइम ये ध्यान रखना कि जितने पैरामीटर फंक्शन में हमने डिफिनेशन के टाइम दिए उतने ही पैरामीटर यहाँ पर दो। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लिख दिया ना तो वो एरर देगा 34, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करूंगी ना तो ये एरर शो करेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है कि मॉड जो फंक्शन हमने बनाया है वो सिर्फ वन पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, बट हमने दो दे दिए, ऑफकोर्स हमने दो दे दिए। तो इसे हटा के हम अगर अब करें, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, प्रिंट मॉड अंडरस्कोर, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, उसका आंसर 5 5 सही है, ठीक है। तो ये हो गया मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस में भी मैंने डिफिनेशन भी बता दी कि यूजर डिफाइन कैसे बना रहे हैं, और डायरेक्ट कौन सा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट फंक्शन उसे कहते हैं। दूसरा बाद में क्या आता है, कॉन्जुगेट भी हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर एरिथमेटिक, एरिथमेटिक बहुत आसान है। एरिथमेटिक में डायरेक्ट होता है कि हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं, जब हम लोग दो एडिशन करते हैं, जैसे Z1 = 3 + 4J और Z2 = 4 + 5J, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं प्रिंट, इसका वैसे अरिथमेटिक मैथमेटिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, रियल रियल पार्ट एक साथ, इमेजरी इमेजरी पार्ट एक साथ। तो 3 + 4 7, 4 + 5 9, यही आना चाहिए। तो यहाँ पर Z1 + Z2, ओके, ये हो गया। माइनस करना तो Z1 - Z2, ये हो गया। Z1 × Z2, मैं डिवाइड अभी नहीं बता रही क्योंकि डिवाइड में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तो पहले इसको करते हैं, सेपरेट कर देते हैं हम लोग इसे स्लैश एन से, अच्छे से शो होगा फिर। तीरा, जब मैंने प्लस किया 7 + 9J, एक्सपेक्टेड था, -1 - 1, और ये हो गया मल्टीप्लाई। पर ये तो हो गए डायरेक्ट। अब हो सकता है कि मैम मना करे कि नहीं हमें डायरेक्ट नहीं यूज करना है, हमें आपको क्या करना है, इसका एक्स वैल्यू वाई वैल्यू अलग से लेकर तब करना है। तब भी सिंपल है, हम क्या करेंगे, X1 Y1, X2 Y2,
ठीक है, इसको तो पहले एक्सेस करो, एक्सेस करेंगे। x1 क्या है, z1 का रियल पार्ट ले लिया। y1 क्या है, z1 का इमेजिनरी पार्ट, ये भी ले लिया। x2 क्या है, z2 का रियल पार्ट, ये भी हो गया। और y2 क्या है, z2 का इमेजिनरी पार्ट, ये भी हो गया। अब समेशन क्या होगा इनका, समेशन कैसे होगा, समेशन अगर मैं लिख दूं एडिशन, एडिशन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ये भी एक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, ये आएगा एडिशन। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, बार बार से ये लिखना नहीं। हम यहाँ डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्ट, कि इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है, सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और कर सकते हैं, कॉमा कॉम्प्लेक्स, माइनस में क्या होगा, रियल पार्ट से माइनस होगा, और इमेजिनरी पार्ट से, तो वही हम कर रहे हैं, रियल पार्ट से माइनस कर दिया, इमेजिनरी पार्ट से माइनस करके हमने एक न्यू कॉम्प्लेक्स डिफाइन कर दिया, ये भी वही प्रिंट हो जाएगा। माइनस वन सेम आ रहा है, पहले भी यही आ रहा था। पर मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट नहीं होता इसका, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x1 x2 और कॉमा y1 y2 नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन का अलग होता है, ये मैं बताते हुए। ये वैसे मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसमें उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, जब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स को करते हैं, जैसे मेरा x1 कॉमा y1 है, इसको इंटू कर रही हूँ मैं x2 कॉमा y2 से, तो इसमें वो लगता है क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि x1 x2 से पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर x2, और वो भी ऐसे नहीं, यहाँ पर j भी है इसके साथ, ये याद रखना, ये x2 प्लस j, ये x1 प्लस वाई जे, तो ये क्या होगा x1 x2, ठीक है, x1 x2 प्लस y x1 y2 j, तो वो तो इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, x1 y2 j लगा है तो वो इमेजनरी पार्ट है। फिर y1 x2 j, ये भी एक इमेजनरी पार्ट है। और ये क्या होगा, y1 y2 j स्क्वायर, अब j स्क्वायर क्या होता है, j स्क्वायर मतलब -1, यानी ये क्या हो गया माइनस, तो रियल पार्ट क्या हुआ, x1 x2 माइनस y1 y2, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आएगा कॉम्प्लेक्स, रियल पार्ट क्या होगा, x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, ओके, कॉमा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा x1 y2 प्लस y1 x2, तो यहाँ लिख दो x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2, दैट्स इट। ठीक है, अब इसे जब लोग प्रिंट करेंगे तो सेम वैल्यू आ रही है, -8 + 31 -8 प्लस, ओके। तो ये दोनों तरीके से बता दिए, डायरेक्ट और जो कि आपको अगर एक्सेस करके बोलने को करने को बोले तो वो, ओके, दोनों पता होने चाहिए, वो कौन सा पूछ ले क्या पता। नेक्स्ट अब है कॉम्प्लेक्स नंबर अरिथमेटिक, ये भी हाँ, डिवाइड में क्या था, डिवाइड में कुछ नहीं होता, तो डायरेक्ट ही है, प्रिंट z1 डिवाइड बाय z2। पर प्रॉब्लम ये होती है ना कि z2 जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि इफ z2 इज इक्वल टू 0, तो प्रिंट, एरर भी लगा सकते हैं, बट एरर फालतू में लगाने के कारण हम डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं कि डिवीजन बाय जीरो इज, डिवीजन बाय जीरो, यहाँ पर हम रेज वैल्यू एरर भी करते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है इतना, डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ये रहा। और एल्स z1 डिवाइड बाय z2, सॉरी प्रिंट z1 डिवाइड बाय z2, ओके। अब अगर मैंने मान लो अभी तो z2 हमारा जीरो नहीं है, तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा, बट अगर मैंने z2 जीरो कर दिया, जीरो, अब देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा कि डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड, तो बस इतना करना है, इतना ध्यान रखना कि जीरो से डिवाइड नहीं होता है, ओके। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्लॉटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स इन अ प्लेन। ये मैंने पहले ही बताया कि हम लोग प्लॉटिंग में क्या करते हैं, एक्स को जो रियल पार्ट होता है उसे एक्स में देते हैं, और जो इमेजरी पार्ट होता है उसे वाई में, यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर वाई होता है हमारे कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ हम लोग करते हैं रियल पार्ट और यहाँ हम लोग करते हैं वाई इमेजरी पार्ट। तो ये मैंने अभी बताया कि हम लोग रियल और इमेजरी को अलग से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बस वही हमें प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए हम लोग कौन सा लाइब्रेरी यूज करते हैं, उसका नाम है मैटप्लॉटलिब फ्रॉम, नहीं सॉरी, इंपोर्ट करते हैं पहले, इंपोर्ट
मैट प्लॉट लिब से मतलब LIB मीन्स लाइब्रेरी, ठीक है। उसमें भी हमें पाइप्लॉट नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, उसमें से एज इंपोर्ट मैटप्लॉट, इसका शॉर्ट नेम PLT, ओके। जैसे हमें कन्वीनियंस के लिए हम उसका शॉर्ट नेम PLT लिखते हैं, ओके। तो अब PLT में एक फंक्शन होता है PLT डॉट स्कैटर, उससे क्या होता है वो डॉट्स में स्कैटर करता है प्लॉट, क्योंकि प्लॉट करने के लिए हमें एक सीरीज ऑफ पॉइंट्स चाहिए, वो हम पे है नहीं तो हम इसमें स्कैटर यूज कर रहे हैं। अब इसमें देखो पहले लिखना है x और फिर कॉमा y। तो x क्या है हमारा, x एक्सिस में क्या प्रिंट करना है Z1 डॉट रियल पार्ट, उसका रियल पार्ट। और y एक्सिस में क्या करना है Z1 डॉट इमेजरी पार्ट, उसका इमेजरी पार्ट, बस। पर यहाँ पर अभी आउटपुट नहीं आएगा, ये सही है बट आउटपुट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने एक फंक्शन है शो, उसे यूज नहीं किया। देखो रन हुआ बट आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि हमें एक शो नाम का फंक्शन है वो यूज करना होता है। इसके अलावा हाँ डिस्प्ले ऑल, देखो यहाँ पर लिखा भी था डिस्प्ले ऑल ओपन फिगर्स, ये रहा डिस्प्ले ऑल ओपन फिगर, सारे जो भी फिगर्स अभी तक बनाए होंगे वो सारे शो हो जाएंगे, तो अभी आएगा, आ गया। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसमें क्या करते हैं ग्रिड और यूज करते हैं। ग्रिड से वो एक्स और वाई एक्सेस की लाइन बन जाएंगे, तो हमें अच्छे से शो दिखेगा कि क्या बना है। PLT डॉट ग्रिड, ओके। अब इसमें क्या होगा कि हमें शो होगा, जैसे देखो अब ये क्या पॉइंट है, ये हो गया 3,4, ये 3,4 यानी 3+4J, ओके। अब इससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं कि Z1, अब जैसे मैंने एक पूरी सीरीज ले लियो, मैं दो का एक्स एक्सेस पे मैंने क्या ले लिया, वैसे एक्सेस पे यहाँ पे लेते हैं, वो आगे खैर आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऐसे ही हैं, उसमें प्लॉटिंग है, तो अभी पहले बेसिक वाला सीख लेते हैं कि ऐसे ऐसे हमें प्लॉट करना है। Z2 भी हम प्लॉट कर सकते हैं, जैसे इसमें भी कर सकते हैं, यहाँ पर ही अगर हम लोग एक्स एक्सेस में बता दें Z2 डॉट रियल कॉमा Z2 डॉट इमेज, तो ये दोनों को साथ में प्रिंट कर देगा, आई गेस। ये अलग से लिखना पड़ेगा, अलग से लिखना है PLT डॉट स्कैटर Z2 डॉट रियल कॉमा Z2 डॉट इमेज। देखो अब ये यहाँ हो गया, ये और एक यहाँ आ गया। Z2 हमारा 0 दे दिया था, इसलिए वो ऐसे 0 पे आ रहा है, यहाँ पर ये 0 डिफाइन कर देते नहीं, हटा दो, तभी वैल्यू देगा 4+5J, ये थी उसकी वैल्यू, ये रहा 4, ये हो गया 3,4 और ये हो गया 4,5, ओके। तो ये होगी प्लॉटिंग। तो बेसिक बेसिक्स तो खत्म हो गए। अब है कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इसके पहले तो मैथमेटिक्स पे आते हैं। इसकी मैथमेटिक्स क्या है कि इसकी मैथमेटिक्स कार्टेशियन प्लेन में z क्या होता है, z = 3+4J, यानी x प्लस आयोटा y, इस फॉर्म में होता है ना। और पोलर फॉर्म में ZT यानी पोलर फॉर्म में R विच इज मॉड्यूलस, मॉड्यूलस अभी हमने निकाला x² + y², उसका अंडर रूट इन E एक्सपोनेंशियल I आयोटा थीटा। अभी जो थीटा है ये होता है आर्ग्यूमेंट, अब ये खुद एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो पहले इसको करते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है कि वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, वो जो हमने प्लॉट किया वो कितने एंगल पे है, तो उसके 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 भी नहीं 3। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इन दोनों का होता है सेम, ठीक है, ये होते हैं सेम फॉर्मूले। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा = tan इनवर्स ओके y/x। अब ये होता कैसे है, उसका होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक p मेरा z मतलब यहाँ पे मैंने प्लॉट किया, ठीक है, और ये मेरा थीटा है, तो ऑफ कोर्स y ये है, x ये है, तो tan थीटा कितना होगा y/x, यानी थीटा की वैल्यू tan 1x। और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर बस x नेगेटिव हो जाएगा, वो माइनस में आएगा बट आएगा वही, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू ऐसी आएगी। पर अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहाँ x भी नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव बट y नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों कंडीशन में तो सेम है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि हमारा x नेगेटिव, x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा
अब इसका हमें ये होता है, बट हमें ये नहीं, ये पार्ट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा। ये नहीं, ऐसे नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है। अगर हमें ये पार्ट चाहिए, नेगेटिव स्लोप ये चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पाई, पहले तो पाई प्लस थीटा, ये जो थीटा आया है, ओके। तो इसका क्या होगा, जो आर्ग्यूमेंट आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, जो यूजुअली था हमारा, उसमें पाई और ऐड हो जाएगा, ओके। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और फोर्थ का, वैसे ये फॉर्मूले तो मैं याद ही करने हैं, तो इसमें समझने वाली नहीं। और फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होगा, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो अब इसका फंक्शन बना लो, या तो वैसे फंक्शन बनाने को मैंने दिया था कि आपको खुद से फंक्शन बनाना है, तो हम फंक्शन ही बनाते हैं। और बिल्ट इन भी है, इसके साथ बिल्ट इन भी होता है, तो मैं दोनों बताती हूँ। ये रहा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ओके। पहले बिल्ट इन देखते हैं, बिल्ट इन क्या होगा, आर्ग्यूमेंट को बिल्ट इन होता है फेस, फेस कहते हैं। अब तो यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फेस को इंपोर्ट नहीं किया है, और वो भी मुझे सी मैथ से इंपोर्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर से इंपोर्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स किया है, इसलिए वहां से मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फेस। ठीक है। एसक्यूआरटी दोनों में है। सी मैथ में मैथ के सारे फंक्शंस हैं, और कॉम्प्लेक्स वाले एडिशनल हैं, ठीक है। तो हम सी मैथ में यूज करके मैथ के फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट, और किसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, Z1 का। तो ये तो हो गया बिल्ट इन, ठीक है। ये तो बिल्ट इन हो गया, बिल्ट इन। अब हमें अगर खुद से बनाना हो, तो डेफ आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर हम लोग Z एक रखेंगे। हमें आर्ग्यूमेंट वाले में क्या चाहिए, सिर्फ Z ही तो चाहिए। उसके हम निकालेंगे Z कॉमा वाई की वैल्यू, हम खुद एक्सेस करेंगे, Z डॉट रियल कॉमा वाई, Z डॉट इमेजनरी, ये हमें चाहिए होगा। अब हम लगाएंगे कंडीशंस, चार कंडीशन लगेंगी। चार भी नहीं, तीन में हो जाएगा, क्योंकि दो तो सेम ही होते हैं, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट तो सेम ही होता है। तो इसकी पहले एक बार कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या होती है, एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव। तो एक ध्यान देना कि एंड क्या होता है, दोनों जब पॉजिटिव होंगे, मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो तब क्या होगा, ये वाली कंडीशन मतलब ट्रू हो जाएगी। या फिर अब फोर्थ कंडीशन के लगाते हैं कि एक्स तो पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो अब अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। या फिर अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट का हुआ, तो ये वाली कंडीशन। तो हमने दो कंडीशन को एक साथ मर्ज कर दिया, और लगा दिया। क्योंकि अब ऑफ कोर्स अगर मैंने यहाँ पर एंड लगा दिया, तो इसका मतलब पता क्या है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी है, और साथ में फोर्थ क्वाड्रेंट का है, जो कि पॉसिबल तो है नहीं। तो हम और लगाएंगे, यानी एक बार में या तो वो फर्स्ट का है या फिर फोर्थ का है। ठीक है। इसमें कंडीशन, इसमें आंसर क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा tan इनवर्स। tan इनवर्स का फंक्शन जो होता है, उसका नाम है ए tan। वो सी मैथ में भी है, सी मैथ में भी है ए tan, आर्क tan। बट हम लोग मैथ का इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि सी tan जो सी मैथ का है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर्स देता है, यानी प्लस जीरो जे लिख के आएगा। मैं दिखा दूंगी, भी देखो ए tan, अभी दिखाते हैं। प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ए tan वाई बाई एक्स, ओके। अब अगर मैं इसे रन करूँ, इसे कॉल करूँ, इस अपने फंक्शन को, आर्ग्यूमेंट Z2, ठीक है। तो इसमें वैल्यू तो आएगी, बट एक चीज दिखाता हूँ। देखो वैल्यू तो आई है, बट ये है ना, ये इमेजनरी पार्ट पे आया है, ये वही प्रिंट हुआ है। अच्छा, रिटर्न हुआ है, प्रिंट नहीं, ये वो नहीं है, वो कुछ और है। प्रिंट आर्ग्यूमेंट Z2, ये है। हम्म, ये है। अब इसमें आर्ग्यूमेंट तो एक पॉजिटिव नंबर ही होगा हमेशा, एक एक्स, तो यहाँ पर जीरो जी हमेशा लिख के आएगा, अगर हम लोग सी मैथ से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सी मैथ से नहीं, इसे हम मैथ से इंपोर्ट करते हैं। तो वो एक्स्ट्रा जो जीरो जे आ रहा है ना, वो नहीं आएगा। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ए tan, आर्क tan इसे कहते हैं। अब हम लोग अगर रन करेंगे, तो अब जो एक्स्ट्रा जीरो जे आ रहा था, क्योंकि वो रियल नंबर है, बट वो उसका वो डिफॉल्ट है कि वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर देगा। तो हम लोग उसे हटा के ये, अब ये रियल नंबर का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये ए tan, अब ये हो गई फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन। अब हम एलिफ लगाएंगे,
एलिफ की क्या कंडीशन, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का देखते हैं, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या होती है, एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रिटर्न। अब पाई पाई चाहिए हमें, क्योंकि पाई प्लस होता है, पाई प्लस टेन इनवर्स, सॉरी ए टेन वाई बाई एक्स। ओके, बट पाई में यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि पाई मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं पाई भी लिख देती हूँ उसके आगे। अब मैंने इसमें जब पाई लिख दिया है तो अब यहाँ पर एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट की। अब थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और उसका जो वैल्यू आएगी रिटर्न माइनस पाई प्लस ए टेन वाई बाई एक्स। ओके, हो गया बस। ये चार कंडीशन दो एक ही में लगा दी, इसलिए तीन दिख रही है बट वो चार। एल्स एक लिख देते हैं, एल्स ना भी लिखो तो भी चलता है, बट एल्स हम लिख देते हैं कि बाय चांस इनपुट ही गलत दे दिया तो हम लिख देते हैं कि इनवैलिड इनपुट। मतलब क्या पता कुछ और गलत इनपुट दे दिया हो, तब ये इनवैलिड इनपुट। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर बिल्ट इन और इसके साथ कंपैरिजन करते हैं दोनों का। ओके, तो हम यहाँ पर पहले तो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं, Z1 एक पॉजिटिव 3 + 4j, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। Z2 लेते हैं एक -3 + 4j, ये किसका हो गया, ये हो गया एक्स नेगेटिव वाई, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का। Z3 लेते हैं -3 - 4j, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यही होगा सेम। ठीक है, अब इसमें हम लोग दोनों कंपेयर करते हैं। प्रिंट फेस, फेस हमारा बिल्ट इन है, फेस Z1 कॉमा फेस, फेस नहीं, हाँ चलो फेस फेस, हाँ फेस Z2, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं अपना वाला कॉल करते हैं, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट Z1 ये अपना है। ठीक है, फिर फेस Z2 ये बिल्ट इन है, फिर आर्ग्यूमेंट Z2 ये अपना खुद का बनाया हुआ है, फिर फेस Z3 ये भी बिल्ट इन, और फिर फेस Z2 सॉरी Z3, और हम इसे सेपरेट कर दे रहे हैं एन से। तो अब ये एक एक करके दिखेगा, हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ये हटा, अब देखो, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का अपना बनाया हुआ है, उनका बनाया हुआ, और फिर ये तो सारे सेम आ रहे हैं, यानी हमारी कंडीशन सही थी और हमारा फंक्शन सही बना है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये कर लिया कि आर्ग्यूमेंट भी सीख लिया। अब इसके आगे जो वाला जो पार्ट है कि पोलर में कैसे चेंज करना और ये सब, ये नेक्स्ट में करेंगे, वरना ज्यादा जाएगा। तो इसको पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले सीख लो, उसके बाद आगे करेंगे।